ततः स भगवान् शम्भु कृपया भक्तवत्सलः दृष्ट्या सम्पश्यतो शीघ्रं तत्रैवान्तरधीयतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। कल मैंने बड़ा नया कार्यक्रम बताया था, सोचा आज भी कुछ नया बता देते हैं। और सच्चे अर्थ में कहें तो आज का जो कार्यक्रम है वो आपको, दरअसल आप लोगों को ना मंगल दोष देखने के लिए आप लोग सिर्फ मंगल को ही समझते हैं कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में अगर मंगल बैठ गए तो मंगल दोष हो गया। और मंगल दोष हो गया तो मंगल दोष युक्त हैं भी कि नहीं ये न जांचा न परखा। मंगल मित्र की राशि में हैं, अधिमित्र की राशि में हैं, शत्रु की राशि में हैं, नीच के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तात्कालिक मैत्री में मित्रता में जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं देखा। बस हाँ ये भाव देख लिया और फिर उसके बाद मंगल बता दिया कि हाँ लड़की मंगलिक है या लड़का मंगलिक है, और उसके बाद विवाह नहीं हुआ। पर वस्तुतः मंगल दोष का चयन करना और उसकी प्रामाणिकता देना बहुत सावधानी से और बहुत सावधानी का काम होता है। आज का जो कार्यक्रम है डंके की चोट से मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आपको मंगलिक देखने का एक नया नज़रिया देगा। और मंगल दोष कुंडली में सिर्फ मंगल से ही नहीं देखे जाते हैं, आज आपको कार्यक्रम में ये भी पता चलेगा, जो बिल्कुल ही नया है और बिल्कुल ही रुचिकर है। उपस्थित हूँ आज का कार्यक्रम जो गुरुवार का है और विवाह मिलान से संबंधित है। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। शनिवार को लाइव रात्रि 8:15 पर होता हूँ मैं, आप वहाँ सादर आमंत्रित हैं, अपनी कुंडली के साथ आइए। त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन इस बार मैं सामूहिक रूप से कर रहा हूँ, जिसके लिए वाराणसी के पिशाच मोचन मंदिर में उसका आयोजन किया जाएगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इच्छुक हो तो निश्चित रूप से 9572 वाले नंबर पर संपर्क कर सकता है। उसमें सारी व्यवस्थाएं क्या क्या करनी है, कितने ब्राह्मण रहेंगे, कौन आपके साथ बैठेगा, आप अगर दूर से हैं तो उसके क्या विधि हैं, उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी, इस बार ये सारी चीज़ें मैं खुद से करना चाहता हूँ और मेरे सामने वो सारी चीज़ें होंगी। आइए, अगर आप लोगों में से कोई भी पितृपक्ष के मेले में, जिसे महालया कहते हैं, तो पितृपक्ष में अगर त्रिपिंडी श्राद्ध या पितरों के निमित्त पिंडदान अगर वाराणसी में कराना चाहते हैं तो जरूर ही निश्चित रूप से एक बार आपको ये बात पता कर लेनी चाहिए मेरे यहाँ। आइए, बाकी तो कुछ लोगों की बुकिंग हो गई है और कुछ और भी लोग बोल रहे हैं कि हाँ पंडित जी मुझे भी कराना है, थोड़ा समय दीजिए। और बहुत ही निम्नतम शुल्क के साथ मैंने ये काम शुरू किया है और बहुत विधि के साथ काशी के विद्वानों के द्वारा ये काम होगा और बड़ा ही पुण्य का काम है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैंने लग्न में चंद्रमा, शुक्र और गुरु को बिठाया है और कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। आप लोगों को बताऊं, मैं गणेश पूजा चल रही है आज से हमारे यहाँ। रात्रि के 11:19 पे मैं ये कार्यक्रम शूट कर रहा हूँ। सुबह कुंडली देखता हूँ, उसके बाद दोपहर में लोगों से मिलता हूँ, 3-4 बजे से पूजा करता हूँ, गणेश जी की पूजा होती है, शाम 6, 7, 8, 9 बज जाता है, शिव जी का अभिषेक होता है। उसके बाद फिर फलाहार करके कार्यक्रम बनाने अब बैठा हूँ। सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि हम सिर्फ मंगल को देख करके ही किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के मंगल दोषों का निर्धारण नहीं करें, अपितु चंद्रमा से तो चंद्र कुंडली से तो देखी ही जाती है कि चंद्रमा से मंगल कितने घर में, चंद्र कुंडली से मंगलिक है क्या। अगर चंद्रमा से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें या चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो यह मंगलिक हो गया। पर यह सर्वविदित है, इसे सब कोई जानते हैं, इस वजह से मैं इसे हटा देता हूं। पर 2 और अन्य ग्रह हैं जिनसे भी मांगलिक दोष देखा जाता है और उससे भी विवाह का मिलान किया जाता है।
बचे कौन? तो बचते हैं चंद्रमा के बाद शुक्र और गुरु। कल भी मेरा कार्यक्रम गुरु और शुक्र पे ही केंद्रित था। आज का कार्यक्रम कि अगर शुक्र जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं, पुरुष की कुंडली में विशेषतया, क्योंकि पुरुषों की कुंडली के लिए सप्तम भाव के कारक शुक्रदेव हो जाते हैं और शुक्र स्त्री कारक ग्रह हैं, तो पुरुषों की कुंडली से मंगल को देख करके ही खाली मंगल दोष का निर्धारण नहीं करेंगे, अपितु शुक्र से चौथे अगर शनि, राहु, केतु और सूर्य, शुक्र से सातवें, चूंकि मंगल दोष कैसे देखा जाता है? लग्न, मतलब लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें में मंगल होते हैं तो मंगल दोष बनता है। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12 में मंगल होते हैं तो मंगल दोष बनता है। और ये तो आपने देख लिया, पर शुक्र से भी देखना है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो शुक्र से चौथे घर में शनि, राहु, केतु या सूर्य अगर बैठे हैं, मतलब ये चौथे बैठे हैं, या तो सातवें भी बैठे हों, या 8वें बैठे हों, या 12वें बैठे हों, शुक्र से 12वें, ये भी विवाह के सुख और दुख को परिभाषित करते हैं। अगर चौथे घर में ये सारे के सारे पापग्रह बैठेंगे, यहां से भी विवाह को दुख मिलता है। अब दूसरा कि शुक्र से आगे बुध और पीछे चंद्रमा, तो विवाह का सुख बढ़िया हो गया। अब वहीं कि शुक्र से चौथे घर में गुरु बैठ गए, यहां पे एक अन्य ग्रह राहु बैठ गया, मतलब आपको बेसिकली सिर्फ शुक्र से ही देखना है पुरुष की कुंडली में कि उससे चौथे, सातवें और 8वें के साथ 12वें घर में अगर कोई पापक ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा है तो वो विवाह को कमजोर करता है। यहां से भी विवाह में सौभाग्यशालिता का वर है कि नहीं, या सौभाग्यशाली विवाह साबित होगा कि नहीं होगा, ये देखा जाता है पुरुष की कुंडली में। वहीं अगर माता बहन की कुंडली देखनी हो, जातिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से चौथे शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य अगर बैठे हैं, मतलब चौथे भाव में ये पांचों पापग्रह बैठ गए, या सातवें घर में देवगुरु बृहस्पति के ठीक सातवें घर में शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य बैठ गए, या देवगुरु बृहस्पति से अष्टम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य बैठ गए, या देवगुरु बृहस्पति से 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य बैठ गए, या कोई एक ग्रह बैठ गया, वो भी विवाह को मांगलिक दोषों के जैसा ही कष्ट देने वाला होता है। ये तो आप समझ गए, इसमें तो कोई, बस खाली आपको देखना है कि भाई गुरु हैं तो चौथे, सातवें, 8वें और 12वें भाव में। मंगल को हम कैसे समझेंगे? ये इसको अब बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने बंद कर दिया, ये काम खत्म, ये सूत्र यहीं पे बंद हो गया। मंगल के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि कई बार लड़का और लड़की, जातक और जातिका की कुंडली में खाली मंगल 7वें, 8वें, 12वें द्वितीय बैठ गए तो मंगल दोष भंग हो गया, विवाह नहीं होगा, पंडित जी ऑर्डर कर दी कि अब विवाह नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें यह देखना होता है कि मंगल मित्र की राशि में है क्या, मतलब गुरु की राशि में है, सूर्य की राशि में है, या अपनी राशि में है, या फिर वो ग्रह उच्च की राशि में बैठा है। अगर मंगल अच्छे बैठे हैं, जैसे उच्च के बैठे हैं लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें, तो वो उतने दोषयुक्त नहीं होंगे जितने कि शत्रु के क्षेत्र में होंगे, जैसे कन्या के हैं, जैसे तुला के हैं, जैसे कुंभ के हैं, जैसे मिथुन के हैं, जैसे कर्क के हैं, तो वो कष्ट देने वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्रह उच्च का बैठा है या मित्र की राशि में बैठा है तो कोई भारी बात मंगल वाली नहीं होगी, फिर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में 4 नंबर की कुंडली बनती है। पेन उठाओ तो पेन चले ही नहीं, पता नहीं कंपनी वाले क्या बनाते हैं। अब जैसे उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मंगल किसी जातक की कुंडली में 4 नंबर में बैठ गए, मंगल लग्न में, ठीक है, और इस लड़का या लड़की का विवाह या जातक या जातिका का विवाह जिससे हो रहा है उसकी कुंडली में मंगल अपने ही राशि का बैठा है, मतलब 8 या 1 नंबर में मंगल बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? दोनों मंगल है, दोनों मंगल है ना जी, क्योंकि लग्न में दोनों के मंगल बैठ गए। एक के 4 नंबर की राशि में बैठे हैं लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में, और सामने वाले की कुंडली में
मेष या वृश्चिक के बैठ गए या उच्च के बैठ गए। तो कहने को तो दोनों मंगल है, क्योंकि लग्न में बैठे हैं तो मंगल तो हो गए, लेकिन खराब कौन होगा? तो खराब वो होगा जो नीच का बैठा है। खराब वो होगा जिसकी कुंडली में नीच के बैठे हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए उदाहरण, इसको भी बंद करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई अगर उच्च का बैठा है तो वो मंगल खराब नहीं है, अगर मित्र की राशि में या अपनी राशि में बैठे हैं तो वो मंगल खराब नहीं है। खराब कब होंगे? मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल 4 नंबर की राशि में बैठ गए। अष्टम भाव में मंगल 4 नंबर की राशि में बैठ गए। ये लड़का की कुंडली है, जातक की कुंडली है, जिसमें 4 नंबर की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठ गए। और सामने वाले मतलब जातिका की कुंडली में मंगल 12वें भाव में उच्च के बैठ गए, मतलब 10 नंबर में। तो ये अष्टम भाव के मंगल बैठ गए तो मंगल दोष हो गया। और ये 12वें भाव में मंगल बैठ गए सामने वाले की कुंडली में जिससे आप विवाह कर रहे हैं, तो वहाँ भी मंगल दोष हो गया। अब कौन खराब है? तो क्या ये मंगल किसकी कुंडली में ज़्यादा नुकसान करेंगे? तो जिसकी कुंडली के अष्टम भाव में नीच के मंगल बैठे हैं वो मंगल खराब मंगल होंगे, वो मंगल दोष नुकसान कारक होगा। ये मंगल दोष नुकसानकारी नहीं है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। ये मंगल नुकसान नहीं करेंगे, जबकि यहाँ के नीच के मंगल नुकसान करेंगे, है ना। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें में मंगल बैठेंगे तो मंगल नीच के होंगे, मंगल जो है वो दोष लगेगा। लेकिन अगर ग्रह उच्च का बैठा है तो मंगल दोषयुक्त नहीं होंगे। अगर इन्हीं भावों में बैठ करके मंगल शत्रु क्षेत्री हो, नीच का हो, तब मंगल दोषयुक्त ज़्यादा होंगे और वो मंगल दोष जातक को मारने या मरने वाला होगा। हम लोग ये बात विचार नहीं करते और सीधा यही उत्तर दे देते हैं कि नहीं लड़का मंगलिक है। या जैसे मान लीजिए 1-2 लड़का और लड़की की कुंडली है, जातक और जातिका की कुंडली है। लड़के की कुंडली के 12वें भाव में मंगल उच्च के बैठे हैं, लड़के की कुंडली में 12वें भाव में मंगल उच्च के बैठे हैं, और लड़की की कुंडली में मंगल न तो लग्न में बैठे हैं, न तो चतुर्थ में बैठे हैं, न तो सप्तम में बैठे हैं, न तो अष्टम में बैठे हैं, न तो 12वें में बैठे हैं। तो क्या ये मंगल दोष माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च के बैठे हैं। और ऐसे जातक का विवाह निश्चित रूप से ऐसी जातिका से किया जा सकता है जो मंगली नहीं है। बहुत पते की बात बोल रहा हूँ, ये बहुत समझने की बात है। यहाँ मंगल उच्च के हैं और अगर सामने वाले की कुंडली में मंगल इन भावों में नहीं बैठे हैं जहाँ जहाँ वो मंगली बनाते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें, तो ऐसा विवाह भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मंगल दोषयुक्त नहीं होंगे। हाँ, दोषयुक्त कब होते? जब ये नीच के बैठे होते और उधर सामने वाले की कुंडली में भी मंगल दोष नहीं बन रहा था। मतलब लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं है, तो लड़के की कुंडली में मंगल नीच के हो गए और लड़की की कुंडली में मंगल दोष है ही नहीं, या लड़की मंगलिक नहीं है। वो मंगल कष्ट देने वाले या जातक या जातिका के विवाह को दुख में डालने वाले होते हैं। आप समझ रहे होंगे ना मैं जो कह रहा हूँ? पता नहीं मैं अदना सवालक आप लोगों को कितना समझा पा रहा हूँ, या मेरी जड़ता मूर्खता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ऐसा भी है। पहले खुद समझ लूँ उसके बाद आपको समझाऊँ। पर मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ वो इतना सही है कि मंगल उच्च के हैं, मित्र की राशि में हैं या अपनी राशि के बैठे हैं तो उतने नुकसानदायक नहीं होंगे, यानी वो मंगल दोषयुक्त नहीं होता है। वो मंगल सिर्फ मंगल है, उसका नुकसान नहीं है। समझ गए? और जो मैंने पूर्व में बताया था गुरु और शुक्र वाली बात, वो तो पक्के तौर पे वहाँ से भी आपको मंगल दोष देखने को मिल जाएगा अगर उनके चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य आदि ग्रह बैठे हैं, तो वो भी विवाह को कष्ट देने वाले हो जाते हैं। ये नया और यूनिक सिद्धांत है और आपको कितना पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं तो भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि भगवान शिव की स्तुति की विष्णुदेव ने और ब्रह्मदेव ने। उसके बाद शिव जी उन्हें आयु का प्रमाण देते हैं। ब्रह्मा की आयु इतनी है, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा की आयु है, उससे कम विष्णुदेव की आयु है और सबसे अधिक अविनाशी शिव जी की आयु है, ऐसा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बताते हैं और ये कहते हैं कि रुद्र में, शिव में, और जो अगर कोई तुलना करे या किसी को बड़ा या किसी को छोटा माने तो उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे महान दोष लगता है ना। तो इतनी सारी चीज़ें भगवान शिव ने विष्णु जी को बताई है या दोनों देवताओं को बताई है।
अब आगे वो शिवलिंग की महिमा बताएंगे। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।